अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 30 अगस्त की कॉल लेके आज के सेशन को देखिए। कोई अनोखी और हैरानकुन बात नहीं है। मार्केट का आगाज़ ही उसके बियरिश ट्रिगर के साथ और नीचे हुआ, तो फिर मार्केट का गिरना जो है कोई कतई तौर पे हैरानकुन नहीं था। हाँ, थोड़ा मार्केट ज़्यादा गिर गई, उसकी वजह कॉरपोरेट रिजल्ट्स हो सकते हैं या शायद यकीनन है, और थोड़े वॉल्यूम भी बढ़े हैं। और वॉल्यूम बढ़ने की वजह आप समझ सकते हैं, जब मार्केट में अगर कोई प्रेशर आता है तो आम तौर पे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होता है। और 700 पॉइंट अच्छे होते हैं, अच्छे पॉइंट होते हैं किसी को भी परेशान करने के लिए। मार्केट ने तकरीबन 47,372 से 46,598 तक की डाइव मारी, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ क्लोज़ हो गई। अच्छा, आपके सामने अगर आप देखें तो अब अगर सेक्टर वाइज देखें तो ज़रा हाईएस्ट सेक्टर जो पॉइंट ऐड कर रही है वो फार्मास्यूटिकल है, ठीक है ना। और उसके बरक्स टेक्नोलॉजी सेक्टर कितनी सेलिंग पे असरअंदाज हो रही है वो देखें। और इस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा हाथ तो मुझे सिस्टम लिमिटेड का लगता है। उसके बाद फिर आप कमर्शियल बैंकिंग को देखें, एंड आई होप के मेंबर्स इस बात पे शुक्र भी अदा कर रहे होंगे कि बैंकिंग सेक्टर से हम सही वक्त पे निकल गए और हमने एग्ज़िट लेनी शुरू कर दी। और रियल एस्टेट में बहुत थोड़ी सी मूवमेंट है। फिर ऑयल एंड गैस में प्रेशर है, और सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन, मोस्टली प्रेशर ही नज़र आ रहा है। और अगर कंपनीज़ के वाइज हिसाब से बात करें तो टॉप कंट्रीब्यूटर टीआरजी रहा। बैंकों में यूबीएल अभी भी नहीं रुका, परफॉर्म कर रहा है। कैपको रहा, एजीपी रहा, फार्मास्यूटिकल में एबर्ट रहा, शेल और सरले था। ख़ास तौर पे सरले और टीआरजी एक्यूरेटली जो आपको बाइंग रेंज दी गई थी वहीं से ये रिवर्स हुए, तो इसको कहते हैं बॉटम एंट्री। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, कैंडलस्टिक कोर्स में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारों की तो हो गई है। अगर कोई सेंटिमेंटल एनालिसिस में इंटरेस्टेड है और कैंडलस्टिक कोर्स करना चाहता है तो इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर ले, 0345619043, 0345276880। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, कल मैंने कहा था कि टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर है, और वैसे तो ये मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ और आपको ख़ास तौर पे चार्ट पे भी दिखा रहा था कि जो सिनेरियो बन रहा है करेक्शन का, और जिस एक मखसूस रेंज में मार्केट चल रही है वो किसी डायरेक्शन के लिए बेताब है। ये पिछले 3-4 दिनों में बार बार ये बात बताता रहा हूँ। फिर मंडे की जो कॉल आपके पास आई उसके अंदर तो आपको बाकायदा ट्रायंगल भी बना के दिखाया गया कि किस ट्रायंगल में ट्रेड हो रही है। तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी तो बड़ी वाज़ेह थी, तो हमारे लिए ख़तई तौर पे ये हैरानकुन नहीं है मार्केट का डायरेक्शन लेना। तो जब मुझे नहीं लगता कि मेरे मेंबर्स एंड व्यूवर्स के लिए कोई सरप्राइज़ था, क्योंकि आपको ट्रिगर्स दे दिए गए थे कि कहाँ से प्रेशर शुरू हो रहा है। 774 पॉइंट का मार्केट ने नुकसान किया अगर हम इंट्राडे हाई टू लो का डिफरेंस देखें। उसके बाद थोड़े बहुत एफर्ट के साथ क्लोज़ हो गई। प्रेशर बिल्कुल ऑब्वियस था। कॉरपोरेट रिजल्ट ने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है कि बियर्स कंटिन्यू कर सकते हैं अगर 46,649 के नीचे ट्रेड करते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो इनका पहला जो टारगेट होगा वो 46,475-447 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट 46,765 का हो सकता है, जो शायद कल ना लगे तो इस वीक में लग जाए। मगर बहरहाल वैसे तो अगर आप मुझसे वीकेंड पे पूछते तो मैं मार्केट का आपको इस वीक का टारगेट देता 45,765। तो मगर जैसे आज मार्केट गिरी है, अगर ऐसा ही प्रेशर कंटिन्यू करता है तो मुमकिन है कि मतलब हम डाउट कर सकते हैं कि मार्केट इसको जल्दी अचीव कर ले। अब थोड़ी सी उम्मीदें ये हो सकती हैं कि मार्केट, क्योंकि जिस तरह मार्केट पिछले दिनों चलती रही है कि जैसे जैसे प्रेशर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ स्टॉक परफॉर्म करके भी दिखा रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो शायद मार्केट में प्रेशर की कम करने की कोशिश की जाए। मगर ओवरऑल जो रुझान है, जो मैंने सेकंड वेव ऑफ करेक्शन की बात की थी, मार्केट उसमें एंटर हो चुकी है।
तो लिहाजा तेज़ी करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाइपर मूव्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं उनमें एंट्री ली जाए, और जो आपने बेसिकली आपने एक्यूमुलेट कर लिया है ऑलरेडी, आपको बाइंग रेंजेस कल भी मिली हैं और आज भी मिली है, तो जिनकी बाइंग आपको मिली है उसमें 50% ऑफलोड कर दें, दोबारा मिल जाएगा। तो मार्केट जैसी चल रही है वैसी स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि इस वक्त बुल्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। कम से कम भी इनको ट्रेड करना है तो 40,925 47,000 के ऊपर जाकर रुकना होगा, तो ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि मौजूदा एग्जॉर्शन में कमी आ सके, वरना ये एग्जॉर्शन चलती रहेगी। और कंफर्ट जोन की बात करें तो वो तो यहाँ से बहुत दूर है, अभी कंफर्ट जोन तो बुल्स का मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप सितंबर पोर्टफोलियो पे फोकस रहें, सेलेक्टिव स्टॉक में एक्यूमुलेशन करें। सेलेक्टिव स्टॉक आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक होते हैं। तो मैं तो मशवरा ये भी दूंगा कि इंट्राडे ट्रेड भी की जाए तो सेलेक्ट करके करें कि जो फंडामेंटली बेहतर स्टॉक है उनमें करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो वो भी देंगे आपको, जिस तरह आज की कॉल में भी हम ऐसे स्टॉक्स आपको देंगे इंशाल्लाह जो फंडामेंटली भी बेहतर होंगे और इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी शायद दे रहे हों। तो आई विल फाइंड सम इंट्राडे स्टॉक टू। बट देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इंट्राडे स्टॉक कुछ नज़र तो आ रहे हैं, मगर मुझे सिचुएशन को नहीं भूलना चाहिए, प्रिवेलिंग ट्रेंड को नहीं भूलना चाहिए। तो उसमें स्ट्रेटजी क्या बनेगी कि अगर मैं इंट्राडे करूँगा तो लंबे लंबे टारगेट्स नहीं बनाऊँगा, लेके नहीं बैठूँगा, ये सब नहीं करूँगा, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनूँगा और एग्ज़िट करके शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, जैसे आपके सामने DFML का मैंने चार्ट दिखाया है। DFML जो है ये पिछले चंद दिनों में हम इसके अंदर काफ़ी ट्रेड करते रहे। अगर मैं इसका ट्रिगर देखूं 11 रुपये वाला, तो ये 11 रुपये से आज की क्लोजिंग तक 48% मूव कर चुका है, 48%, ठीक है। और अगर आप उस 48% का 70% भी आपने गेन किया है तो आप चैम्पियन हैं, आप ज़बरदस्त इंट्राडे ट्रेडर हैं। और 70% देखने में ज़्यादा लग रहा है, मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है मुश्किल? इसलिए कि दीवान फारूक मोटर में आपको एक बार बाय करके नहीं छोड़ा गया, इसमें मल्टीपल ट्रेडिंग हुई है। इसको ख़रीदा गया, इसको बेचा गया, फिर इसको ख़रीदा गया, फिर इसको बेचा गया। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मल्टीपल ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हुई है। अब आगे जो है ये अभी भी परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो 16.65 के ऊपर लें। पहला टारगेट तो 16.80 है, जो कि इतना ख़ास नहीं है, मगर 16.80 के ऊपर ट्रेड करके ये 17.50 तक की मूव बना सकता है। स्टार्टअप करें 15.85 के स्टॉप लॉस से, फिर 16.65 के नीचे लेकर आएँ, फिर 16.65 कह रहा हूँ, 15.85 के नीचे लेकर आएँ, फिर 16-20, इस तरह इसको मूव कराएं। आप लोगों को यहाँ मैं लेवल्स नहीं दे रहा, मगर मेरे मेंबर्स के पास हर स्टॉक के 8 से 10 लेवल होते हैं, जिससे वो अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट्स को यकीनी बनाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने कुछ और स्टॉक बताए हैं आपको, अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक और बात कही है कि आपको चाहिए कि राइट टाइम पे एंट्री लेने की कोशिश करें। अगर राइट टाइम पे आप एंट्री लेंगे तो आप सही मानों में गेन कर सकेंगे, ठीक है ना। और सिर्फ राइट टाइम पे एंट्री ही नहीं, राइट टाइम पे एग्ज़िट भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कैप्को बुलिश है, आज उसने परफॉर्म किया, मगर मैं कल के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, मुझे उसमें सिक्योर सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, तो मैं तो नहीं रिकमेंड कर रहा उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म एंट्री। अच्छा, TPL भी हालांकि कैप्को की तरह बुलिश तो नहीं रहा, मगर उसके बावजूद भी हमारे लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि हमने इसको एक्यूमुलेट किया है, हम पहले से तैयार बैठे हुए थे और हमने इसको टारगेट करके बाय किया है। तो अब हमारे पास पोजीशन है कि अगर 13-15 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम 13.35 तक तो इसको टारगेट कर सकते हैं, फिर 13.35 के ऊपर जाता है तो मज़ीद लेवल है जहाँ पे हम इसको टारगेट कर सकते हैं। TRG, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने आज बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि आज TRG के लिए बाइंग के बारे में बताया गया था, किस जगह पे बाय करना है। अगर आपने एग्जैक्टली उस कॉल को, कल की कॉल को, परसों की कॉल को फॉलो किया है तो आपने यकीनन लिमिट प्लेस की होगी। लिमिट प्लेस की है तो TRG आपके पास आ गया, सिर्फ क्लोजिंग में ही आपको प्रॉफिट दे गया। नाउ अब आप सिर्फ एंजॉय करें इसको,
और इन्जॉय करने में ये नहीं है कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भूल जाएं, वो ज़रूर करें। आपको बॉटम में माल मिला है और अभी ये लिमिटेड राइड पे पॉइंट कर रहा है, कोई बड़ी राइड नहीं दिखा रहा। 94.85, फिर 95.95, ज़्यादा से ज़्यादा 96.85। इन तीनों रेजिस्टेंस या टारगेट्स को आप ग्रांटेड नहीं लेंगे। 94.85 तो करेगा, हो सकता है खुले वहीं, मगर इसमें अहम बात यह है कि हर टारगेट को रीच करके उस टारगेट के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। और इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूँ इन चारों स्टॉक को आप समझेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़े थोड़े स्टॉक के बारे में भी बताता रहूँ कभी कभार, रोज़ तो बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि ये सवाबदीद है मेरे मेंबर्स का जो मुझे मेरे साथ काम करते हैं। तो बहरहाल जब जब मुझे मेरा टाइम मिला मैं आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ स्टॉक निकालूंगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपको कॉल पसंद आए तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे, इस मुल्क के माशी और सियासी हालात को बेहतर बनाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।